जब हजारा स्वर्ण दल और रायजादा परिवार के लोगों ने देखा कि भेड़ियाबाज दल हमला करने के लिए तैयार हो गया, तो सभी ने अपने अपने हाथों में पकड़े हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस वक्त आसपास का माहौल बहुत ही तनाव से भर गया था, जिसमें कोई भी हमला करना शुरू कर देता। जब मैदान में मौजूद बाकी लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, तो हर कोई हड़बड़ाकर पीछे होने लगा। वो जानते थे कि इतनी बड़ी जंग में वो लोग मारे जाते और ऐसा होना बहुत बुरा होता। लेकिन जैसे ही वो जंग शुरू होने वाली थी, अचानक से ढेर सारे घोड़ों की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें मैदान के बाहर से आ रही थीं और लोग देखने लगे कि कैसे मैदान के दरवाजे से ढेर सारे घोड़े अंदर आने लगे। वो घोड़े अंदर आकर एक साथ रुके और सूरज की रोशनी में नजर आने लगा कि घोड़ों पर काले कवच वाले लोग बैठे हुए थे। जब सभी ने इन लोगों को वहां आते हुए देखा, तो लोग हैरानी में एक दूसरे से बात करने लगे। राज्यपाल के काले रखवाले, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? राज्यपाल तो इस जगह पर ध्यान ही नहीं देते हैं ना। इन काले कवच वाले लोगों का अचानक वहां आ जाना ध्रुव, वाशिम और बाकियों को भी हैरान करने के लिए काफी था। उस जगह का तनाव से भरा माहौल एक झटके में गायब होने लगा। जिस दौरान हर कोई हैरान दिख रहा था, उतने में एक काले घोड़े पर बैठा बूढ़ा आदमी बाहर आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बब्बल, तुम तो इतने सालों से इस शहर में रहते आ रहे हो, और जरा अपनी उम्र तो देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, जो तुम इस लड़के से दुश्मनी कर रहे हो? ध्रुव ने देखा कि वो आदमी बड़ा ही पहचाना हुआ था और उसने हैरत भरी आवाज में कहा, तांत्रिक जाफना, ये और यहाँ? इतने में बब्बल ने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए तांत्रिक जाफना, ये मामला मेरे भेड़ियाबाज दल और रायजादा परिवार के बीच का है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मामले में बीच में नहीं आएंगे। लेकिन उसकी बात पर तांत्रिक जाफना ने तो उसे साफ जवाब दिया, ध्रुव ने हमारी बिलोबा शहर की तांत्रिक टोली की बहुत मदद की है। उसकी वजह से ही हमारे शहर का तांत्रिक स्थल आज आकाश अग्नि शहर के पास नहीं गया। इसलिए एक तरह से इस लड़के का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, और मैं एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं हूं बब्बल। अगर रायजादा परिवार खतरे में है, तो बिलोबा शहर की तांत्रिक टोली भी चुपचाप नहीं रहने वाली। जब तांत्रिक जाफना ने यह बात कही, तो मैदान में हर तरफ हंगामा होने लगा। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि तांत्रिक टोली कितनी ताकतवर थी। देखा जाए तो उनकी ताकत बिलोबा शहर के 3 सबसे ताकतवर दलों से कम नहीं थी, मगर आमतौर पर वो लोग शांत रहते थे और कभी किसी का साथ नहीं देते थे। वहीं जब बब्बल ने तांत्रिक जाफना की बात सुनी, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव की वजह से आमतौर पर शांत रहने वाली तांत्रिक टोली भी आगे आ जाएगी। इसका मतलब साफ था कि अब रायजादा परिवार के साथ शहर के 2 सबसे ताकतवर दल थे। इस हिसाब से तो उनकी मिलीजुली ताकत भेड़ियाबाज दल से बहुत ज्यादा हो जाती। दोनों दलों की मिलीजुली ताकत के बारे में सोचकर बब्बल के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। वो जानता था कि अगर उसने इन लोगों के खिलाफ जंग छेड़ी, तो उस जंग का नतीजा भेड़ियाबाज दल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तभी तांत्रिक जाफना ने हंसते हुए कहा, मेरी मानो तो तुम लोग आज के मामले के बारे में भूल ही जाओ। खब्बीस दल से कहो कि वो रायजादा परिवार से चुराए हुए खास पत्थर उन्हें वापस कर दे। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन थोड़ी सी दोस्ती बहुत आगे तक जाती है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ठीक कह रहा हूं बब्बल? ये सुनकर बब्बल के चेहरे की नाराजगी बरकरार रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से ये साफ समझ आ रहा था कि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। जिस दौरान बब्बल बिल्कुल शांत था, उतने में तांत्रिक जाफना के बगल से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, लीडर बब्बल, हर कोई जानता है कि इस मामले की शुरुआत किसने की, इसलिए खब्बीस दल से कहकर सारे खास पत्थर लौटा दीजिए, क्योंकि अगर ये मामला और खिंचा तो इसका अंजाम भेड़ियाबाज दल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लीडर बब्बल आगे से रायजादा परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद कर देंगे, नहीं तो राज्यपाल भी चुप नहीं बैठेंगे। वो आवाज थी एक लड़की की, जो काले कवच से ढकी काले घोड़े पर बैठकर आगे आई। वहीं उस लड़की के मुंह से राज्यपाल का नाम सुनते ही बब्बल की आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी उस लड़की को गौर से देखने लगे, जिसने राज्यपाल का नाम लिया था। वैसे तो बिलोबा शहर में 3 सबसे ताकतवर दल मौजूद थे, लेकिन हर कोई जानता था कि शहर का सबसे ताकतवर इंसान था शहर का राज्यपाल। इस शहर के अपने नियम और कानून होते थे,
और वैसे तो लोग इन नियमों का पालन करते थे, लेकिन कोई भी राज्यपाल की ताकत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं करता था। जैसे तांत्रिक टोली आमतौर पर किसी मामले में टांग नहीं अड़ाती थी, वैसे ही राज्यपाल भी कभी किसी मामले में नहीं पड़ते थे। पूरे मैदान में इस वक्त एक सन्नाटा छा गया था और लोगों के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए थे। कायदे से देखा जाए तो रायजादा परिवार के साथ अब न सिर्फ शहर के सबसे ताकतवर दलों में से एक हजारा स्वर्ण दल था, बल्कि उनके साथ शहर की दो सबसे बड़ी ताकतें तांत्रिक टोली और राज्यपाल भी खड़े हो गए थे। ये कुछ ऐसा था जैसा आज तक नहीं हुआ था। सभी इतने समझदार थे कि इस बात को जानते थे कि अगर तीनों एक साथ आ जाएं तो भेड़ियाबाज दल को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकते थे। इस बारे में सोचकर सभी की नजरें ध्रुव पर पड़ी। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतना जवान लड़का असल में अपने साथ इतने ताकतवर लोगों की पहचान लेकर चलता था। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये थी कि जिस दौरान वो लोग हैरान दिख रहे थे, उस वक्त ध्रुव खुद भी बहुत हैरान था। वो लगातार उस काले कवच वाली लड़की को देखे जा रहा था। कायदे से तो तांत्रिक टोली का उसकी मदद के लिए आना उतना चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि तांत्रिक जाफना ने उससे ऐसा करने का वादा किया था। लेकिन ध्रुव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिलोबा शहर का राज्यपाल क्यों उसकी मदद करना चाहता था। जिस दौरान ध्रुव हैरानी में उस लड़की को देखे जा रहा था, उतने में उस लड़की ने अपने हाथ से चेहरे पर दिखता कवच अलग किया और उसका चेहरा सभी के सामने आ गया। उस चेहरे को देखते ही ध्रुव दंग रह गया और उसने हैरत भरी आवाज में कहा, जिया, इसका मतलब ये राज्यपाल को जानती है? जिस दौरान ध्रुव का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया था, उस वक्त तांत्रिक जाफना ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ये है जिया, बिलोबा शहर के राज्यपाल की बेटी। और ये बात सुनते ही ध्रुव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन अब ध्रुव को अच्छी तरह समझ आने लगा था कि आखिर क्यों शहर में हर कोई जिया को इज्जत भरी नजरों के साथ देख रहा था जब वो दोनों तांत्रिक स्थल की तरफ जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लड़की का इस शहर में इतना ऊंचा ओहदा था। इतने में तांत्रिक जाफना ने हल्के अफसोस के साथ कहा, पिछले कुछ वक्त से मेरा पूरा ध्यान तांत्रिक स्थल पर ही था, इसलिए मुझे इस बात की ज्यादा खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा था। शुरू में तो मैंने यह भी वादा किया था कि मैं रायजादा परिवार और भेड़ियाबाज दल की दुश्मनी को सुलझा दूंगा। जब तांत्रिक जाफना को इस बारे में पता चला तो वो हड़बड़ाकर यहाँ आ गए। रही बात जिया के काले रखवालों के साथ वहां पहुंचने की, तो वो उसकी ही सोच थी। आखिर भेड़ियाबाज दल कोई मामूली दल नहीं था, इसलिए जब तक उनके सामने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता तब तक उनकी अक्ल ठिकाने पर नहीं आती। इस दौरान तांत्रिक जाफना की बात सुनते हुए ध्रुव मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ बब्बल लगातार ध्रुव की तरफ देखता गया और उसने हल्की खींच के साथ खुद से कहा, सिर्फ कुछ ही महीनों में ये लड़का हजारा स्वर्ण दल, तांत्रिक टोली और राज्यपाल को भी अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो गया। वैसे तो बब्बल बहुत ताकतवर था, लेकिन इस वक्त वो भी बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। वो हमेशा से सोचता आ रहा था कि रायजादा परिवार जैसा परिवार शायद उसके दल की एक फूंक तक को झेल नहीं पाता। लेकिन अब उसे समझ आया था कि आगे जाकर रायजादा परिवार शायद बिलोबा शहर का सबसे ताकतवर दल बनने वाला था। इसलिए उसे उकसाना बहुत बड़ी गलती होती। अब जो कि ऐसे ताकतवर दल उसके साथ थे, इसलिए ध्रुव की काबिलियत के हिसाब से तो वो ना जाने किस मकाम पर पहुंच जाता। और भले ही बब्बल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर वो भी जानता था कि वो अब ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस ख्याल के साथ ही उसने आ भरते हुए अपनी नजरें जिया की तरफ की और कहा, अब जो कि जिया मैडम भी यहाँ आ गई हैं, इसलिए मुझे तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। वो भी जानता था कि अगर ये मामला खिंचता तो भेड़ियाबाज दल को इससे कोई फायदा नहीं होता। आखिर भेड़ियाबाज दल ताकतवर तो था, लेकिन वो इतना भी ताकतवर नहीं था कि तीनों दलों से एक साथ लड़ सके। इसलिए पीछे हटने में ही समझदारी थी। इसके अलावा वो एक बात और समझ गया कि क्योंकि रायजादा परिवार के पास ध्रुव था, इसलिए कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता था। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैदान में मौजूद हर कोई ये बात अच्छी तरह समझ गया था। इतने में बब्बल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने ध्रुव की तरफ देख कर कहा, वाकई तुम तो बहुत जाबाज हो ध्रुव। इतनी कम उम्र में भी तुम ताकत का ये मकाम हासिल करने में कामयाब रहे। ये तो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम जरूर बिलोबा शहर के सबसे ताकतवर योद्धा बन जाओगे। वही उसका रंग इस तरह बदलते देख ध्रुव मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। उसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मानना पड़ेगा लीडर बब्बल, आप तो अपने आप को हालात के हिसाब से
कितनी अच्छी तरह बदल लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी आगे जाकर बहुत ताकतवर बन जाएंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप अपने दिल में हमसे बदला लेने की आग जलाकर नहीं रखेंगे। उसकी बात सुनकर बब्बल थोड़ा परेशान दिखा, लेकिन उसने तुरंत दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, इस बार किस बात का बदला? इस बार तो गलती खब्बीस दल की ही थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो ध्रुव, मैं वापस जाकर सबसे पहला काम यही करूंगा कि खब्बीस दल के चुराए खास पत्थर तुम्हारे परिवार को वापस लौटा दूंगा। खैर, अब जो कि आज का मामला यहीं सुलझा दिया गया है, इसलिए मैं यहां और देर नहीं रुकने वाला। जिया मैडम, राज्यपाल से कहिएगा कि मैंने उन्हें नमस्ते कहा है। इस पर जिया भी अपना सिर हिलाने लगी और देखने लगी कि कैसे बब्बल वहां से जाने लगा। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट बरकरार थी, क्योंकि आज बहुत से लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थीं। कायदे से अगर भराला ध्रुव को मारने में कामयाब होता तो ये मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए बब्बल गुस्से के साथ भराला को देखे जा रहा था, जो मुकाबले के पहले तो अपनी ताकत की शेखी बघार रहा था, लेकिन अब अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर रोता जा रहा था। फिर बब्बल और उसके बाकी साथी मैदान से चले गए। कुछ देर बाद बाकी सभी दल भी वहां से जाने लगे। जब ज्यादातर लोग वहां से चले गए तो ध्रुव ने एक चैन की सांस ली और अपने हाथ जोड़कर जिया, तांत्रिक, जाफना और वाशिम से कहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही आज हम लोग सही सलामत बच पाए हैं। इतने में वाशिम ने हंसते हुए कहा, सच कहूं तो ध्रुव, मैं भी नहीं जानता था कि तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ शामिल करने में सफल हुए हो। वैसे तो आमतौर पर तीनों दल अलग अलग रहते थे, और भले ही तांत्रिक जाफना का हजारा स्वर्ण दल से काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन वो उस दल से ज्यादा तांत्रिक टोली के थे। इसलिए अगर भेड़ियाबाज दल और हजारा स्वर्ण दल के बीच जंग होती तो ना सिर्फ राज्यपाल बल्कि खुद तांत्रिक जाफना भी हजारा स्वर्ण दल का साथ देकर तांत्रिकों को खतरे में नहीं डालते। लेकिन आज सभी लोग ध्रुव के लिए एक साथ आ गए थे। तभी जिया ने आवाज में हल्के गुरूर के साथ कहा, मैं तो यहां सिर्फ इसलिए आई क्योंकि पापा ने मुझे कहा कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और उसकी बात सुनकर ध्रुव दंग रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि जब वो कभी राज्यपाल से मिला ही नहीं था तो फिर उन्होंने ध्रुव की मदद करने को क्यों कहा था। इतने में तांत्रिक जाफना ने ध्रुव के चेहरे की हैरानी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल राज्यपाल ने सुना था कि तुमने तांत्रिक स्थल में क्या कमाल दिखाया है। सच कहूं तो हम सभी को लगता है कि अगले कुछ सालों में तुम आत्मतांत्रिक बनने में कामयाब हो जाओगे। और आखिर कौन नहीं चाहता कि आत्मतांत्रिक से दोस्ती बनाए। वहीं तांत्रिक जाफना के मुंह से आत्मतांत्रिक का जिक्र सुनकर वाशिम को जैसे एक तेज झटका लगा। कायदे से देखा जाए तो कोई आत्मतांत्रिक सृजनकार रैंक के योद्धा बराबर होता था, और सिर्फ मगधी जिले में तो क्या, पूरे गालवान साम्राज्य में भी इस कदर ताकतवर लोगों की बहुत इज्जत होती थी। ऐसे में ध्रुव अगर वाकई उस रैंक पर पहुंचने के काबिल था, फिर तो राज्यपाल का उसकी मदद के लिए आगे आना जायज था। इस बारे में सोचकर वाशिम ने हंसते हुए कहा, अगर बब्बल को इस बारे में पता चलता तो वो अफसोस मनाता कि उसने रायजादा परिवार से दुश्मनी क्यों कर ली। माहिरा, तुम्हारी नजर तो लाजवाब है। इस दौरान ध्रुव मुस्कुराने लगा, मगर उसने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बात करने के बाद वहां से सबसे पहले जिया और काले रखवाले बाहर आ गए, जिसके बाद धीरे धीरे तांत्रिक जाफना और हजारा स्वर्ण दल के लोग भी वहां से जाने लगे। जब ध्रुव ने देखा कि हर कोई वहां से चला गया तो उसने पलटकर अपने परिवार की तरफ देखा और एक बड़ी ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलिए चलते हैं, अब हमारे भी लौटने का वक्त हो गया। वहीं अपने पोते को देखकर राजदान मुस्कुराते हुए आं भरने लगे। शुरू में तो रायजादा परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं था हार मानने के सिवा, लेकिन ध्रुव के आने के बाद हालात इतने बदल जाएंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बल्कि ध्रुव के आने से भेड़ियाबाज दल जैसा ताकतवर दल तक हड़बड़ाते हुए वापस लौट गया। तभी राजदान ने नमाखों के साथ फक्र भरी मुस्कुराहट लिए ऊपर देखकर कहा, मैं वाकई कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरा ऐसा पोता हुआ। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म का नतीजा होगा। आज के इस मुकाबले के बाद न सिर्फ भेड़ियाबाज दल रायजादा परिवार को खत्म करने के अपने मकसद में नाकाम हुआ था, बल्कि उसकी इज्जत पर भी कीचड़ फैल गया था। जब इस बात की खबर हर तरफ फैली तो पूरे बिलोबा शहर में हंगामा मच गया। अब जाकर सभी को यकीन होने लगा था कि बिलोबा शहर में आया ये नया परिवार कितना खतरनाक था। लेकिन वो सभी ये भी जानते थे कि इस ताकत के पीछे उसका वारिस
ध्रुव था। चाहे वजह कुछ भी क्यों ना हो, मगर एक बात तो साफ थी कि आज के बाद कोई भी रायजादा परिवार को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। आखिर शहर के सबसे बड़े दलों में से एक भेड़ियाबाज दल तक ऐसा करने में नाकाम रहा था, फिर बाकी लोग तो क्या ही कर पाते। और भेड़ियाबाज दल और खब्बीस दल को पत्थरों की तरह इस्तेमाल कर ध्रुव ने अपनी ताकत का लोहा पूरे शहर में मनवा लिया था। उसे पूरा यकीन था कि उस वाकये के बाद कोई भी उसे या उसके परिवार को चुनौती देने के बारे में सोचता भी नहीं। तो क्या होने वाला है ध्रुव के इस रोमांचक सफर में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।